गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से सीटेट 2021 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जो, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, जो कि 6 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। सीडीपी के प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और बनाई है, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट 2021 ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सीडीपी सॉल्व पेपर बाय दुर्गेश सर। आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा अगर ना देखे हो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भी भूलें, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, और अगला है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो आपको मैं बताऊं तो जो बच्चों का विकास होता है अमूर्त से मूर्त नहीं होता। अमूर्त से मूर्त बिल्कुल नहीं होता, पहला वाला गलत है। सामान्य से विशिष्ट होता है, ये सही है कथन। अगला है पैरों से सिर की तरफ नहीं, सिर से पैर की तरफ होता है। हाथ पैर से केंद्र की तरफ नहीं बल्कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सूटेबल और सटीक आंसर है। सबसे सस्ता आंसर यही है। ठीक, सबसे सस्ता और टिकाऊ आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला प्रश्न चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है, अभी कथन ये है, इसमें कथन दिया गया है, कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। कह रहा है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो उच्च आय वाले यानी आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है उन परिवार से हैं, वो निम्न आय वाले के साथ अपना समय कम बिताते हैं। अगला कह रहा है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो ये भी कथन ठीक ही लग रहा है। तो इसमें देखिए बात यह है कि बचपन में उच्च और निम्न आयु में उतनी समझ नहीं होती है बच्चों के अंदर, तो ऐसे विकार या दोष आ सकते हैं। क्योंकि तो ये ए व कथन बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक, क्योंकि जो बच्चे धनी परिवार में जन्म लेते हैं उनका लालन पोषण रहन सहन उनकी जीवन शैली निम्न परिवार से अलग होती है, क्योंकि परिस्थितियों की विविधता अलग होती है, उनकी परिस्थितियों में विविधता होती है जिनसे बचपन का अनुभव होता है। ठीक, तो ऐसे विद्यार्थी बचपन में उनके साथ कम समय बिताते हैं जो निम्न आय वर्ग के होते हैं। यह कथन जो है सार्वभौमिक नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि बचपन में बहुत विविधता है। यह कथन ए व बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की, यही ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, कह रहा है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है शीर्षगामी, दूसरा है समीप दूराभिमुख, तीसरा है साम्य धारण, चौथा है संरक्षण। तो मैं बताऊं आपको, पहले वो अपने हाथ से उठा रहा है, उसके बाद वह चिमटे का प्रयोग करके मटर के दाने उठा रहा है। इसका मतलब वो समीप से दूर की तरफ, समीप दूराभिमुखी, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले अपने हाथ से उठा रहा है यानी समीप से उठा रहा है, बाद में वह चिमटे की सहायता से लेकर मटर के दाने उठा रहा है, तो इसका मतलब समीप से दूर की तरफ, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला कह रहा है, कथन एक कह रहा है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से सीखते हैं।
अगला कह रहा है बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो इसमें देखेंगे उत्तर क्या है। उत्तर दिया है पहला ऑप्शन ए व आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला कह रहा है ए व आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। अगला कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ए व आर दोनों गलत है। तो देखिए उपरोक्त दोनों तर्क जो दिए गए हैं दोनों गलत हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही नहीं सीखते बल्कि अपने परिवार, समुदाय, समाज, विद्यालय आदि से सीखते हैं। तो यहाँ जो केवल शब्द आ गया है ये निगेटिव है। अगला कह रहा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया में नहीं होता है भैया, सरल रैखिक प्रक्रिया में नहीं होता बल्कि जटिल और लंबवत, क्षैतिज से और समस्यापूर्ण प्रक्रिया होती है। जो समाजीकरण होती है ये एक रैखिक नहीं होती बल्कि जटिल होती है, लंबवत होती है और क्षैतिज और समस्यापूर्ण प्रक्रिया है। तो ए व आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु या नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो देखिए पहला है संवेदी चालक अवस्था, इसमें जीन पियाजे की थ्योरी के आधार पर यह प्रश्न दिया गया है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो मैं आपको बताऊं जो संवेदी पेशी अवस्था है इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी पेशी में अवस्था में आ जाता है बच्चों के अंदर, और इसमें क्या होता है बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी चीज़ें देखता और समझता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे के अंदर जीववाद आता है, निर्जीव वस्तुओं में भी जीव खोजते हैं और इसमें अपलटावी का गुण पाया जाता है, ठीक। परंतु समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। परिवर्तनीय का मतलब होता है अपलटावी। तो यह बात जो किया जा रहा है यह पूर्व संक्रियात्मक का ही किया जा रहा है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है बच्चे मूर्त वस्तुओं को देख करके उसके प्रति संक्रिया और जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त में अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें अपलटावी यानी क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, इसका गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक में बालक के अंदर विकसित हो जाता है, ठीक। 2 से 7 वर्ष की उम्र में जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यह 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को, ऑप्शन ए है मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला कह रहा है जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है समस्याओं पर कार्य करने के लिए कहना चाहिए। अगला है परिकल्पनात्मक सोच वाले समस्या को सुलझाने के मौके मुहैया कराया जाना चाहिए। तो देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चों को जो है मूर्त वस्तुओं को दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको दृश्य शब्द सामग्री का इस्तेमाल करके और मूर्त संसाधनों का इस्तेमाल करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए एक शिक्षक को। तो यही पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है कल्पना नहीं कर सकते उस समय, वो जो चीज़ देखेंगे वही उसका सही जवाब देंगे, उसी से सीखेंगे। जो चीज़ नहीं देख सकते, जो कल्पना नहीं कर सकते, इसका मतलब जटिल पदानुक्रमित संबंधों को, चित्रों को नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है। और अगला है समस्या पर कार्य करने के लिए कहना चाहिए। वो समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर परिकल्पनात्मक सोच नहीं विकसित हुआ होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण है। देखिए भैया, लेव वाइगोत्स्की का प्रश्न आ गया, इसके फोल्डिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें है, पहला है सवालों का जवाब बताना, दूसरा है संकेत एवं इशारे देना, तीसरा है भौतिक पुरस्कार देना, चौथा है उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो देखिए, जो पाड़ होता है वह स्कैफोल्डिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अस्थायी रूप से बच्चे को इशारा दिया जाता है, संकेत दिया जाता है और बच्चा स्वयं से कार्य को कर लिया जाता है। यह एक प्रकार का अस्थायी सहयोग होता है। इसमें बच्चे को सिर्फ थोड़ा बहुत, जब बालक किसी समस्या के समाधान में फंसा होता है तो अस्थायी सहायता के रूप में इसको दिया जाता है बालकों को। तो इसका मतलब होता है संकेत एवं इशारे देना। ठीक, भौतिक पुरस्कार नहीं है, सवालों का जवाब नहीं है, उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। देखिए, केवल मैंने बताया था आपको, जिस भी ऑप्शन में केवल दिख जाए वो नेगेटिव होगा। अगला है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। देखिए, इनाम आ गया, पुरस्कार आ गया। अगला है, ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है। निष्क्रिय आ गया, गलत, ये गलत, ये गलत। बचा एक, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला दूसरे की मदद करने में है। यही ऑप्शन सही है। बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला दूसरों की मदद करने में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। इसमें तो नैतिकता का अभाव होता है, बालक ये सबसे पहली स्टेज में होता है कोहलबर्ग के। अगला है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, नहीं, इसमें तो नकल और स्वयं से करने की बात होती है। अगला है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास। अंत में है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। देखिए इसमें करा है मानवाधिकार की बात कही है, तो ये कोहलबर्ग के लास्ट स्टेज में, जो कि सार्वभौमिक नैतिकता है, खुद का भला हो या ना हो, चाहे उसके लिए हमको कानून को तोड़ना पड़े, यह जो है विकसित होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत में। यह कोहलबर्ग की लास्ट स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिकता। इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है। अगला है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, और अगला कह रहा है एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक सरल प्रक्रिया नहीं है भैया, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा से तात्पर्य होता है कि सामग्री एवं अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाना और बच्चे को उनके प्रतिभा के प्रभावी ढंग का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर और उत्पादन बनाने के लिए सीखने को बढ़ावा देना। तो प्रगतिशील कक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि सरल, ना कि औपचारिक अनुदेशन द्वारा। अगला, ना कि प्रतिबंधात्मक, प्रतिबंध लगा के किसी पर नई चीज़ भैया। यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर। बहुत अच्छा, ये ऐसा कोई पेपर पिछली बार नहीं आया था जिसमें हावर्ड गार्डनर से एक नंबर ना पूछा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर पेपर में एक नंबर आया है हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। अगला है, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। अगला है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए भैया, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये गलत है।
उपलब्धि बुद्धि का एक सफल पैमाना है, बिल्कुल गलत है। अगला है बुद्धि को परिशोधित करना, विकसित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में एक अलग विविध प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो ना कि एक बुद्धि एक आयामी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विविध प्रकार की है, कई बुद्धियों का समूह है। हर व्यक्ति में एक विविध प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सटीक आंसर है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है अपनी थ्योरी में। ठीक, इन्होंने बताया कि एक भाषाई बुद्धि बताया, इन्होंने एक बताया कि म्यूजिकल बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक स्थानिक बुद्धि बताया, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल, और एक जो है पारंपरिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, गणितीय या तार्किक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, बहुत सारी लगभग 8 प्रकार की बुद्धियों का उन्होंने जिक्र किया। 1883 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, और ये इसलिए हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि विविध प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं व्यक्ति में। तो यही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, चौथा है संस्कृत, और पांचवा ऑप्शन है मातृभाषा, घर की भाषा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, वो उसका पहला है कि बच्चे को जो है उसकी मातृभाषा और घर की भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाए। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसको पढ़ाई जो है किया कराया जाए। इसमें कक्षा 8 या उससे आगे भी पढ़ाया जा सकता है, यही लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो यही ऑप्शन आपका सही है, लास्ट अंतिम वाला डी ऑप्शन। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूहों में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? तो देखिए, पहला है व्यवहारवादी कक्ष, दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचनावादी कक्ष, तीसरा है शिक्षक केंद्रीय कक्ष, चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो देखिए, जो बैठने की व्यवस्था है उसमें लचीलापन होना चाहिए, सामाजिक संरचनावादी कक्ष होना चाहिए। तो सामाजिक संरचनावादी कक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सामाजिक संरचनावादी कक्ष होता है, इसमें बच्चों को सीखने के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर दिया जाता है, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार पर जोर दिया जाता है। अच्छा, और इसमें यह होता है कि सीखने वालों को गतिविधि करने के लिए अधिगम अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति होती है। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के संप्रत्यों के सहपाठियों को पढ़ाने को बढ़ावा मिलता है, इसमें सक्रिय भागीदारी होती है बच्चे की। तो इसीलिए सामाजिक संरचनावादी कक्ष प्रगतिशील कक्षा में जो है बैठने की व्यवस्था में हमेशा लचीलापन इसीलिए लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक संरचनावादी और सामाजिक कक्ष में अध्ययन करवा सकते हैं। लचीलापन होना चाहिए बैठने की व्यवस्था में। अगला है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करती है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है मानकीकृत व एक समान। देखिए, मैंने बताया था जहाँ भी मानकीकृत आ जाएगा वह ऑप्शन गलत होगा। अगला है पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह जो भी आ जाएगा वो भी गलत हो जाएगा, ये गलत, पूरी तरह से ये भी गलत। अगला है संलग्न व संदर्भित, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपनी कक्षा में संलग्न व संदर्भित रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, बच्चों में विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए संलग्न व संदर्भित। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बालक है, उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। श्रवण बाधितों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर उनसे संदर्भित जो भी पाठ्य सामग्री है उसका प्रयोग करते समय जो है प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को अपनी कक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
पहला है रखने की क्षमता का परीक्षण, रखने नहीं, यहाँ पर रटने होना चाहिए, रटने की क्षमता, ये गलत है, रटने वाला। अगला है पुनरुत्पादन व याद रखने की याद करना, ये भी गलत है। अगला है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला है पूरे देश में बच्चों की तुलना गलत है, और ये तुलना जो है गलत होता है, हमेशा भी तुलना कभी नहीं करना चाहिए बच्चों की। तो इसमें पूरे देश में आ गया, गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बच्चों को की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थी को उनकी सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना। अगला कह रहा है अनुसूचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाले बाधाओं को अनदेखा करना। अगला है भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। अगला है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो देखिए, पहला है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, ये बात सही है। अनुसूचित अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना गलत है, अनदेखा नहीं करना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव को बढ़ावा देना गलत है। भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर नहीं है, गलत है। समान अवसर सबको, भागीदारी में सबको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। ऑप्शन बी कह रहा है प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता दें। अगला कह रहा है शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। अगला है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। देखिए, कह रहा है कि किससे हमको बचना चाहिए। एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, बचना चाहिए। किस बात से हमको बचना है, शिक्षक को किस बात से बचना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कह रहा है किससे बचना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें, ये बात सही है। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता दें, नहीं भैया, प्रभुत्वशाली समूह को आप प्राथमिकता नहीं देंगे विद्यालय में, ठीक, क्योंकि सभी विद्यार्थी, सबको समान अवसर आपको प्रदान करना है, ठीक। खास वर्ग का आप जो है प्रमुखता नहीं देना है, किसी भी खास वर्ग को आपको प्रमुखता नहीं देना है, ये ऑप्शन गलत है। और शिक्षण सामग्री की विविधता, ये भी सही है। अगला सांस्कृतिक संवेदनशील, तो देखिए हमको बचना इसी से, जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, क्योंकि यही नहीं करना है, इसी से बचना है। प्रभुत्वशाली जो है, प्रभुत्वशाली समूह से के अनुभव को प्राथमिकता नहीं देना है, किसी भी खास वर्ग को जो है अनुभव को प्राथमिकता नहीं देना है। अगला है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पहला है पढ़ना, दूसरा है चलना, तीसरा है सोच, चौथा है गायन। तो डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित दोष है, ठीक, पढ़ने से संबंधित विकार है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? पहला है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति दें। दूसरा कह रहा है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। तीसरा कह रहा है बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। चौथा कह रहा है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो देखो, इसमें कह रहा है कि अभिव्यक्ति के लिए केवल सुनिश्चित विधा की अनुमति दे, केवल आ गया और एक निश्चित विधा की अनुमति दे, गलत है।
अगला है विफलता का आरोपण क्षमता में कमी को माने, ये भी गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार दें, ये भी गलत है। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ये सही है। विकल्प प्रदान करना है, एक ही विकल्प से अगर यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो बहुत सारे विकल्प का आपको प्रदान करना है। अगला है प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ये गलत है। अगला है सरल और आसान कार्यों को चुनने में प्रवृत्त नहीं भैया, उनको कठिन कार्य चाहिए। प्रतिभाशाली जो भी बालक है उनको कठिन कार्य ज़्यादा पसंद होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, नहीं, ये भी गलत है। इसमें है कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं प्रतिभाशाली बालक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। तो पहला है प्रोत्साहित करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए। तो देखिए, एक विद्यार्थियों को सही प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ना कि दंड देना चाहिए, ना कि अनदेखा देना चाहिए, ना कि अवरुद्ध करना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला है विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर निस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। पहला है विभिन्न उप प्रत्ययों के बीच में संबंधों को क्रियान्वित करना, और दूसरा कह रहा है संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। तीसरा कह रहा है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। चौथा कह रहा है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो बचना है, आपको बचना है, देख लीजिए, नकल करना आपको विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिख करके नकल करने के लिए नहीं कह सकते, यही ऑप्शन डी आपका सही है, तो इसी से आपको बचना है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों को की सफलता को कम किया जा सकता है, विफलता को कम किया जा सकता है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। पहला है जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। अगला है जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण या जटिल हो, गलत है। जो उसके दैनिक जीवन से अप्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होता तो सही हो जाता। जो उसके दैनिक जीवन से प्रासंगिक होता तो सही हो जाता, अप्रासंगिक कहा गया इसलिए गलत है, ये भी गलत हो गया। अगला है जो अमूर्त से सरल की ओर, नहीं भैया, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है, ना कि अमूर्त से सरल की, ये भी गलत है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, यही ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना। दूसरा है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। तीसरा है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। चौथा है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक जीवन संदर्भ में संबंधित ना हो। तो देखिए, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, ये गलत है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ये सही है। पृथक नहीं करना है, सामाजिक उनको संबंधित नहीं हो, ऐसा नहीं है। जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध से संबंधित हो, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अगला है उन्हें दिए गए उदाहरणों को में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। और अगला है उन्हें उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। अगला है पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। अगला है नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़ना। तो हमको इसमें भी बचना है, किससे बचना है, उन्हें एक उदाहरणों के सामान्य गुण को खोजने के लिए कह सकते हैं। संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, कर सकते हैं।
पहले जटिल नहीं भैया, पहले जटिल नहीं, पहले सरल से जटिल की ओर बढ़ना है, यही गलत है। यही नहीं करना है हमको, यही नहीं करना है और इसीलिए यह गलत है। और जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जो जटिल, पहले जटिल नहीं, पहले सरल से जटिल की ओर बढ़ना है। अगला है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसे करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? पहला है विलंबित नकल, दूसरा है आत्मकेंद्रिता, तीसरा है अधिसंज्ञान, चौथा है अति औचित्य। देखिए, कह रहा है कि विभिन्न जानकारी को स्मरण पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने के बाद विद्यार्थी विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। तो यह संज्ञानात्मक विकास का चरण है। ये अधिसंज्ञान की बात किया जा रहा है, अधिसंज्ञान की बात किया जा रहा है। इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसे करने से विद्यार्थी में अधिसंज्ञान या परासंज्ञान का विकास कर रहा है। संज्ञान सूचना का मानसिक प्रसंस्करण होता है जो मानव मन का कार्य करता है। जब हमारे पास अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्य पर नियंत्रण होता है तो उसे अधिसंज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो अधिसंज्ञान की बात कही जा रही है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देशन को कहा जाता है। पहला है कलन विधि, दूसरा है स्वतः शोध प्रणाली, तीसरा है साधन लक्ष्य विश्लेषण, चौथा है स्मृति सहायता विधि। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देशन को कहा जाता है कलन विधि। ठीक, कलन विधि कहा जाता है। कलन विधि क्या है? ये गणित का जो से संबंधित होता है, ये गणित से संबंधित एक प्रकार की विधा है। ठीक, इसमें कलन विधि में किसी स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए औजार के रूप में इसको समझा जाता है, गणित की समस्या को समाधान के लिए। तो लक्ष्य प्राप्त चरण दर चरण ये स्टेप वाइज स्टेप चलता है, इसलिए इसे कलन विधि के नाम से जाना जाता है। अगला है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं। पहला है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, दूसरा है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, तीसरा है अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, चौथा है गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो देखिए, इसमें कह रहा है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बताती हैं। भ्रांतियां जो बताती हैं यह बताती हैं कि अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, ठीक, मूल और सहज समझ उनकी कितनी है यही बताती है। उनके पास कितनी जानकारियां हैं वो उनको बतलाती हैं। भ्रांतियों अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक सामान्य परिणाम होती हैं। ठीक, कुछ गलतफहमियां हर इंसान के अंदर हो जाती हैं और इससे युक्ति पाने के लिए मिलते जुलते छात्रों को जो है गलत व्याख्या जो होती है उसको स्वीकार करनी चाहिए। तो भ्रांतियां उनके बारे में मूल अवधारणा और सहज समझ को बताती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बनती है। पहला है असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, दूसरा है असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, तीसरा है सफलता का कारण स्वयं माना जाता है, अगला है सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। जब विद्यार्थी में सफलता का कारण स्वयं को माना जाए तब उनके अंदर गर्व की भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सफलता का कारण स्वयं माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। अगला है मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए। अगला है मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। अगला है मुझे अपने विद्यार्थियों से प्रशंसा और प्रभुत्व। देखिए, जब छात्र सेल्फ मोटिवेट होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा,
उसको पढ़ाई करने में आनंद आएगा। तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यह संप्रत्यय और समझ को बनाने के लिए ज़रूरी है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए। जब वह बाहर दंड से बचने के लिए, इसका मतलब बाह्य प्रेरणा, इसका बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। प्रथम स्थान पाने के लिए, इसका मतलब नंबर के पीछे भाग रहा है, बाह्य प्रेरणा है। प्रभुत्व पाने के लिए, विद्यार्थियों में प्रशंसा, साथियों में प्रशंसा पाने के लिए भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे भी वायरल करिए, मुझे भी फेमस करिए। मेरी भी दिल इच्छा है कि आप सबके लिए कुछ नया कर पाऊँ। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद।